हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीतामाई इस यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटी के अंदर ही वोटर्स से रिलेटेड, वोटर्स की जो राइट है, वोट राइट टू वोट जो है उससे रिलेटेड बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। आरपीए 1950 और 1951 इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है उनकी भी बात करेंगे। और एक हम ये भी देखेंगे कि उसके जो सेक्शंस हैं 1951 के, सेक्शन 62 और सेक्शन 126 कुछ ऐसा है, वो डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है कि आरपीए 1951 जो है, आरपीए 1951 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स का और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन रखता है, वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे उसको क्लिप किया हुआ है। वो क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊपर मैंने लगाया था, हाँ ये देखिए। इस ईयर ये तो 2021 के हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको लगाया है। एक मॉरलिटी से है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप देखिए यहाँ पे, ये रहा 21 का है। Constitutional morality is rooted in the constitution itself and it it is founded on its essential या facets जो इसके हैं। और एक्सप्लेन करना है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था अपने फ्रेंड के साथ में, तो मैंने आपको यहाँ पे भी इसको पुट कर दिया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर मैं फाइल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा सीताराम आई नाम से, ठीक है, वहाँ पे आप इसको देख लें। और वो जो क्वेश्चन है 2022 में आया है, और उसका क्वेश्चन को मैं एक बार रीड आउट करूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन के प्रोविजन क्या है। उसमें आपको आरपीए के बारे में मेनली डिस्कस करना था। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, मैंने ओपन कर रखा था पहले, वो देखिए कि आरपीए डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब एमपी या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं उसके अंडर जो आपका आरपीए के अंडर, आरपीए 1951 के अंडर जो प्रोसीजर है ना, उसको डिस्कस करना था। और व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न कैंडिडेट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। और एक और क्वेश्चन था इसमें कि व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट द डिसीजन रेफर टू द केस लॉ। मतलब कोई केसेस वगैरह पहले हुए हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पे करना था। मेनली ये है कि आरपीएस 1951 में जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका डिसीजन को यहाँ पे लिखना था। इसके अलावा कौन कौन से बेस पे उनको नल एंड वॉइड, जिनका उनका जो इलेक्शन है उसको घोषित किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, वो भी यहाँ पे डिस्कस करना था। तो आरपी 1951 के प्रोविजन एक्चुअली आपको मालूम होने चाहिए थे, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। अब न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ से देखिए, न्यूज़ को सबसे पहले हम खत्म कर लें, वहाँ से हमें डायरेक्शन मिलेगी कि हमें आगे कैसे चलना है इसमें। तो देखिए, राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स। अब ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पुट होता है, ये भी आपका आरपीए 1951 से ही पुट होता है, क्योंकि आरपीए 1951, ठीक है, उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। और ये 1951 है, इसमें आपका कि इससे पहले आपको 1950 वाला दिखाऊं जिसमें बेसिक चीज़ आपको दिखाई गई है। ये रहा क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, ये देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, वोट डालने वाले की क्वालिफिकेशन क्या होगी। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड मैनर ऑफ फिलिंग सीट्स, ये चीज़ इसमें। एलोकेशन ऑफ सीट, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, ये चीज़ें आरपीए 50 में दी हुई है। ये वेबसाइट मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये दृष्टि आईएएस कोचिंग की है, उसने अच्छे से इसको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो मुझे नोट्स बनाने की जरूरत यहाँ से नहीं पड़ी, यही काम आ गया डायरेक्ट ही। इसके अलावा मैं वो पॉइंट दिखाता हूँ आपको जो इसका स्पेशल प्रोविजन है। देखिए इसमें यहाँ पे नहीं है, वो 1951 वाले में है, उसका सेक्शन है 62, आरपीए का सेक्शन 62 है, ये रहा। हाँ ये रहा राइट टू वोट, यहाँ पे देखिए राइट टू वोट है। यहाँ पे आपको देखना है मेनली कि सेक्शन 62 कहता है आरपीए का कि एवरी पर्सन जो भी इलेक्टोरल रोल में है कंस्टिट्यूएंसी के में, वो वोट देने के लिए इंटाइटल्ड है। मतलब वो जिसका भी कंस्टिट्यूएंसी की इलेक्टोरल रोल में नाम है वो वोट दे सकता है, लेकिन वही लोग नहीं दे सकते। कौन से? इफ ए पर्सन इज कन्फाइंड इन प्रिजन वेदर अंडर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो यदि किसी को जेल है और जेल हो चुकी है, ठीक है, और उसके अंदर जेल होने का मतलब ये है कि वो कन्विक्टेड है या नहीं है, दोनों चीज़ें इसमें। इसमें देखिए 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, सॉरी प्रिवेंटिव कस्टडी
को राइट ऑफ टू वोट है, मतलब जो आपका प्रिवेंटिव कस्टडी में है वो तो राइट, उसके पास तो राइट है वोट देने का, लेकिन जो अंडर ट्रायल है, मतलब जो कन्विक्ट अभी तक नहीं है लेकिन जेल में है, या फिर जो कन्विक्ट हो चुके हैं, इनको वोट देने का राइट नहीं है। और ये कहता कौन सा आपका सेक्शन है, वो है आपका सेक्शन 62 में ये बताया गया है। तो आप याद रखें सेक्शन 62 आरपी 1951, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड मैटर चल रहा है कि उनको राइट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अपने जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसमें बताया गया है कि 5 लाख के आसपास पर्सन है जेल में बंद अभी, ठीक है, जो कन्विक्टेड है या फिर अंडर ट्रायल है, 5.5 लाख के आसपास है, तो उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 62 अलाउ नहीं करता है, हालांकि जो प्रिवेंटिव कस्टडी जिनकी होती है उनको अलाउ करता है। और दूसरा चीज़ ये है कि एक्ट ये अलाउ करता है जो लोगों को 2 साल से कम की जो सजा हुई है, ठीक है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं प्रेजेंट के अंदर से ही, जिनको 2 साल से कम की हुई है। क्योंकि आपको पता है आरपीए 51 में ही कहा गया है कि जिनको 2 साल या उससे ज़्यादा की जिसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, वो तभी से जब वो कन्विक्ट हो जाता है ना 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए, तो तभी से वो डीबार हो जाता है। और जब उसकी सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये चीज़ें आपकी आरपीए 1951 में दे रखी है। तो ये यहाँ से मैटर है। आर्टिकल 326 में तो दिया हुआ है कि एज कितनी है, तो 21 ईयर से अबव जो एज के थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे 21 ईयर से जो अबव जो कह सकते हैं कि सिटीजन थे इंडिया के, वो वोट दे सकते थे, लेकिन बाद में उसको कम करके 18 कर दिया गया, 1989 के आसपास उसको किया गया। और ये चीज़ है। इसके अलावा और कौन कौन से इसमें प्रोविजन है वो देख लें, क्योंकि अब जब प्रोविजन हम डिस्कस कर लेंगे ये वाले, तो आपको आगे जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करना आसान हो जाएगा, वहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आरपीए 51 में अब देखिए इसमें क्या, 50 में हमने बात किया था कि 50 में सिर्फ चीज़ें क्या है कि डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन मतलब सीटें कैसे फिक्स होंगी, एरिया कैसे फिक्स होगा, वो चीज़ का डिसीजन है वहाँ पे। तो डिलिमिटेशन है, अलोकेशन है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है, और वोटर का क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ये चीज़ है। अब वोटर के आगे होता है कंटेस्टेंट, तो उसके बारे में जो क्वालिफिकेशन है वो देखिए ये रहा, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ द हाउस, ये आरपी 51 में है। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, ये 51 में है। मशीनरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, ये भी आपका आरपी 51 में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। और एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस या बाई इलेक्शंस है, उनका जो रेगुलेशन है किस तरह से रेगुलेट किया जाना है, वो भी आपका 1951 में मेंशन है। और लास्ट में आपका कि करप्ट प्रैक्टिस होती हैं या कोई अदर ऑफेंसेस हैं, उनके रोकने के लिए, उनको करप्ट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो भी 1951 में दिए हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है आरपीए को। हम ये न्यूज़ देखने के अपन बाद में इसको फिर से लास्ट में इसके डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ देख लेंगे इसको फिर से। और डाउट्स डिस्प्यूट्स यदि इलेक्शन से रिलेटेड हैं तो उनको सेटल करने का प्रोसीजर क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट में एमपीज जो होते हैं या आपका एमएलए जो होते हैं, एमएलसी जो होते हैं, उनसे इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट वहाँ जाते हैं, फिर अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से की जो अपील है इलेक्शन की, वो आपकी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब ये इतना टॉपिक यहाँ से कवर हो गया, अपन फिर से वापस यहीं पाएंगे, इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस को देखेंगे। वो मैंने क्लब किए अलग से एक पेज इसको पीडीएफ बना के। अब ये देख लीजिए कि राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स, अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि एग्जामिन करेगा लॉ डिप्राइविंग अंडर ट्रायल्स द राइट टू वोट, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये अभी कंसिडरेशन में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के बेस्ड पे, क्योंकि इसमें क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 है, 25 है, 26 है, 27, 28, 29, ये सब प्रोविजन, ये इसमें 3 आप लगा ले आगे, ठीक है। ये सब आपके इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, इनको आप ढंग से देख लें। अभी हम इसको डिस्कस भी यहाँ पे कर लेंगे। और आरपीए 50 और 51 को भी आप यहाँ से डिस्कस कर लें, अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड हमेशा काम में आने वाली चीज़ें। अब देखिए दूसरा है इसमें सेक्शन 62(5) रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरपीए 1951 है, ये प्रिजनर्स को राइट नहीं देता है, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपको। अब ये आपने को ये देखना है कि सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या है। तो देखिए आपको बेसिक चीज़ है कि जेल में जो लोग बंद हैं उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए नहीं, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं, मतलब वोट देने के लिए राइट टू जो वोट है वो क्यों अलाउ होना चाहिए। तो देखिए एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो वो अब वहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये चीज़ है।
दूसरा पॉइंट आपका कि थोड़ा सा अनरीजनेबल लगता है ये, क्यों? क्योंकि आपका जब लोग जब बेल पे होते हैं वो तो इलेक्शन में वोट देने के लिए अलाउड है, लिखा हुआ है कि कन्विक्टेड पर्सन अलाउड टू वोट इफ ऑन बेल वाइल डिनाइंग दिस राइट टू इवन अंडर ट्रायल्स इफ इन प्रिजन। तो जो लोग बेल पे बाहर हैं, मतलब कन्विक्ट हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन बाहर वो बेल पे आ गए, अब इलेक्शन है उस टाइम पे स्टेट में तो वो वोट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई कन्विक्टेड हुआ भी नहीं है, अभी अंडर ट्रायल है, और वो यदि जेल में है तो उसको राइट नहीं है, तो थोड़ा सा ये अनरीजनेबल चीज़ लगती है। दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी है ये, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि राइट टू वोट आपका एक कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट टू वोट होना चाहिए, तो ये इसके फेवर में है। 3 पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लें। अब 3 पॉइंट ही इधर देखेंगे, और केस का नाम जरूर याद रखें, 1997 का केस है, उसमें है उसका नाम है अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। आप एसी प्रधान नाम याद रखें, एसी प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। मैं जो केसेस होते हैं उनको ऐसे लिखता हूँ, एसी प्रधान ऐसे लिखूंगा मैं, एसी प्रधान, यू को ब्रैकेट बंद कर दूंगा और 1997 लिख दूंगा। यू का ब्रैकेट मतलब ये है कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, यदि यहाँ पे मैंने यूपी लिखा है तो वर्सेस यूपी उत्तर प्रदेश है, ऐसे जो स्टेट है या यूटी है जिनके नाम है ऐसे कैसे लिख देना, और आपको वो इजीली याद हो जाएगा। और मैं केसेस भी जो इंडिपेंडेंस के बाद में 1950s के बाद में आपका जो चंद्रपकम दोराई राजन वगैरह जो जितने भी केसेस हुए अभी तक, उनका सबका मैं नोट कर रखा है, शेयर कर दूंगा आपके साथ में टेलीग्राम पे। और इसमें देखिए सेक्शन 62 का क्लॉज 5, इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अपहेल्ड किया है। इसमें कहा है कि राइट टू वोट एक आर्टिकल 14 के अंदर कन्फर नहीं किया गया है, मतलब राइट टू इक्वलिटी वाला है, वो आर्टिकल 14 में राइट टू वोट मेंशन नहीं है। तो इस वजह से उसने कहा है कि नहीं आर्गूमेंट अगेंस्ट में ये काम करेगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं अभी तक कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, तो हमें नहीं देना चाहिए राइट वोट के लिए। और राइट टू वोट जो है सब्जेक्टेड है, लिमिटेशंस इंपोज की जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि लेजिस्लेचर ही जो है काफ़ी कानून बनाती है। RPA 51 भी आपका पार्लियामेंट ने बनाया था, तो जब चीज़ें पार्लियामेंट के हाथ में है, लेजिस्लेचर के हाथ में है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे रूलिंग नहीं दी है वोटर्स के फेवर में। इसके अलावा इससे क्या होगा कि क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जेल में हैं, भले ही कन्विक्ट नहीं हुए हैं, अंडर ट्रायल हैं, तो किसी न किसी क्राइम से तो उनका रिलेशन है ही ना, तो वहाँ से वो चीज़ें सेपरेट हो सकती है। प्योर जो आपकी जो कह सकते हैं कि एक दाग रहित जो पॉलिटिक्स होती है ना एक तरीके से, वो बच सकती है, बन सकती है। और इसके साथ में आपका इलेक्शन इंटीग्रिटी है, ये भी मेंटेन हो सकती है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि 5.5 लाख प्रिजनर्स आपको बताए कि जेल में बंद हैं ऑल इंडिया में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इन 5.5 लाख प्रिजनर्स को इलेक्शन के लिए ले जाना, बूथ पे ले जाना, वो बड़ी मशक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास में आपको मालूम होगा परिजन स्टेटस में आया था और एक पुलिस रिफॉर्म्स से रिलेटेड चीज़ें थी कि 101 मिलियन पे 135, शायद 1 लाख पर्सन पे 135 पुलिसमैन, कुछ ऐसी रिपोर्ट थी। तो इतने हमारे पास पुलिसमैन की कमी है ग्लोबल लेवल से भी, तो यहाँ पे इनको वहाँ ले जाने के लिए इलेक्शन बूथ पे बहुत टफ कंडीशन वहाँ क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना और ये काफ़ी चैलेंज यहाँ पे रहेगा। अब ये तो आपका हो गया पॉइंट, और इसको आप याद जरूर रखें। RPA के प्रोविजंस है और आपका इलेक्शन कमीशन के प्रोविजन है, उनको ठीक से तैयार कर लें। अब यहाँ से देखिए ये सुभाष कश्यप बुक है, वहाँ से मैंने इसको पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया है। आपको मालूम होना चाहिए, एक डेट आप याद रखें 1989 की है, यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ उसको, ये रहा 1989 का 16 अक्टूबर और आपका 1990 का 2 जनवरी, मतलब ये अक्टूबर से जनवरी का जो 3 मंथ है ना, 3 मंथ का टाइम, इसमें इलेक्शन कमिश्नर एक के बजाय 3 थे, ठीक है। फिर अक्टूबर 1993 के बाद में फिर से 3 हो गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 89 से 90 के बीच में 3 थे और 93 के बाद में फिर से 3 हो गए। इससे पहले एक था और 90 से 93 यहाँ पे भी एक ही इलेक्शन कमिश्नर था। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है 324 आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये SDC वर्ड आप याद रखें, सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल। जितने भी इलेक्शंस आपके पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, वहाँ पे और इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है, उसका काम जो होगा इलेक्शन कमिश्नर का होगा और सिंगल बॉडी होगी, सिंगल इलेक्शन कमीशन बॉडी होगी। बाद में आपको ये डेट याद रखना है, अक्टूबर से जनवरी 1989 से 1990 तक का। अब और आर्टिकल क्या क्या है इसके, ये देखिए 324 आपका इलेक्शन कमिश्नर है। 325 में आपका इलेक्टोरल रोल है
कि एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। 326 में आपका क्या दे रखा है कि कौन लोग, मतलब इसमें कहा है कि सभी लोगों को जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो वोट देने के लायक होंगे, काबिल होंगे, लेकिन कौन नहीं होंगे। तो वो देखिए, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं, जिनका अनसाउंड माइंड है, तो इस बेस पे भी है। इसके ऊपर शायद क्वेश्चन भी पूछा गया, या फिर मैंने टेस्ट सीरीज दिया उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इस पे, MCQ बेस्ड था। एक है जो जो क्राइम में लिप्त है, मतलब वही है आपका क्राइम का अभी आया ना, जिसके जो अंडर ट्रायल है या फिर जो कन्विक्ट है, जो लेकिन बेल पे नहीं है, ये ध्यान रखना। जो लोग बेल पे हैं वो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, जो अंडर ट्रायल है वो वोट नहीं दे सकते। जो कन्विक्ट है, ठीक है, कन्विक्ट है और जेल में है तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन कन्विक्ट है और बेल पे हैं तो ये दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, इलीगल प्रैक्टिस वगैरह जो लोग होंगे वो देखिए जेल में जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आर्टिकल 326 लगेगी, ये लोग वोट नहीं दे सकते। इसके अलावा 327 ये है कि पार्लियामेंट रूल बनाती है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा मैंने। और 328 में है स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड रूल्स बनाएगी। 329 में ये था कि जो जुडिशरी है वो ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगी, सिर्फ डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट में मामला जाएगा और वहाँ से आपकी अपील हो सकती है। पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शंस हो, चाहे आपकी स्टेट लेजिस्लेचर SLC SLA वगैरह से रिलेटेड हो, तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अपील आपको मालूम होना चाहिए, सीधा हाई कोर्ट में होगी, सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखें। और एक चीज़ है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में काफ़ी सारी बातें चलती हैं, ये आप देख लेना यहाँ पे। और एक चीज़ और थी, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, जैसे ये देखिए, ये पॉइंट है कि कैंडिडेट हेड कन्विक्शन एक्विटल डिस्चार्ज, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और आपका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें वोटर के पास में राइट होना चाहिए कि जो इलेक्टोरल जो कैंडिडेट है, इलेक्शन में खड़ा हुआ है कैंडिडेट, कंटेस्टेंट जो है, उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास में होनी चाहिए। ऐसी रिफॉर्म्स की बात चलती रहती है, और लेकिन फिर भी उसमें परेशानियाँ ये आती हैं कि लोग उसको मानते नहीं है और ठीक से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। तो RP 51 में एक सुझाव दिया गया है कि जो RP 51 में यही कहा गया है, लेकिन उसका सुझाव ये है, ठीक है, कि सजेशन है वहाँ पे RP 51 में कि जो लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसको भी एक तरीके से ऑफेंस समझा जाए, ठीक है, तब जाके आपका क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स का वो घट सकता है। इसके साथ में देखिए चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है आपके इलेक्शन से, वो देख लीजिए। द मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है वो देखिए, ये जरूरी थी बताना, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है मेंस में। देखो, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन एंड द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग लेजिटिमेट फंडिंग। तो यहाँ पे एक आपकी लॉ कमीशन, आपका सेकंड ARC, और आपका गोस्वामी कमीशन नाम से कुछ कमीशन था, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जिन्होंने कहा था कि स्टेट फंडिंग करे तो आपका जो करप्शन जैसी चीज़ें हैं वो घट सकती हैं। यहाँ पे पॉइंट है, देखिए मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। सेक्शन 126 आपको मालूम होगा, एग्जिट पोल से रिलेटेड है। यहाँ पे आएगा आपका सिग्निफिकेंट, और मैंने यहीं पे कहीं से उसको देखा था, गोस्वामी का, हाँ ये रहा, ये देखिए आप, ये देखिए, हाँ यहाँ पे कहा है कि आपका इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है, इसने भी कहा था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में 1998 में, ये आप नाम याद रखें, बहुत जरूरी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 1999 में, नेक्स्ट ईयर। उसके 2 साल बाद में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC था, उसने भी 2001 में कहा था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। सेकंड ARC जो है उसने भी 2008 में कहा था कि स्टेट द्वारा फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। तो ये चीज़ आपको बेसिक मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा रोल ऑफ मनी, मसल एंड माफिया, 3M रख लेना याद, इलेक्शन से रिलेटेड है। 3M, मनी, मसल एंड माफिया, पावर एंड इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। और स्कोर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, क्रिमिनलाइजेशन एंड करप्शन, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये चैलेंजेस हैं तो इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बनता है UPSC मेंस में। और पहले काफ़ी बार पूछा गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पुट किया गया है। इसके बाद में हंग लेजिस्लेचर है, इनस्टेबल गवर्नमेंट है, फ्रिक्वेंट इलेक्शंस है, इससे भी चैलेंज काफ़ी है इलेक्शन कमीशन में, और लार्ज साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज है। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ लेजिस्लेटर है,
व्हेन अंडर द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मेजोरिटी जो होती है वो इलेक्टेड होते हैं माइनॉरिटी ऑफ वोटर्स। आपको मालूम होगा, देखिए अभी गुजरात इलेक्शन हुआ और वहां पे लगभग 85% जो सीटें है ना बीजेपी की आई। ठीक है, 85% सीटें बीजेपी की आई और बीजेपी को वहां पे वोट मिला लगभग 50 टू 60% शायद वोट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 52 था मेरे हिसाब से, लेकिन शायद 50 से 60 में आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप देखना उसको कि 85% सीटें थी, मतलब 180 के आसपास में से 152 सीटें, लगभग 85% होता है, 85% सीटें 50 से 60% जो वोटर्स थे उन्होंने ही उनको इलेक्ट कर दिया। तो यही ये पॉइंट है कि लार्ज साइज ऑफ कंस्टिट्यूंसी होती है, इसके अलावा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है मेजोरिटी ऑफ देम आर इलेक्टेड बाई माइनॉरिटी ऑफ वोटर्स। ठीक है, अगला है एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी बेस्ड हेल्दी पार्टी सिस्टम। ठीक है, कोई आइडियोलॉजी कोई चलती नहीं आजकल, तो आपको मालूम ये चीज़ आप जरूर याद रखें, जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, ये कॉपी पेस्ट मारती है बीजेपी से। मैंने तो अभी तक यही देखा, आपको और अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख देना कि नेशनल लेवल की जो पार्टी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आम आदमी पार्टी अभी एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। ठीक है, तो अब 8 से शायद 9 हो गई है पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो इसका एक चीज़ आप प्रीलिम्स के लिए ये भी तैयार रखें कि नेशनली और रीजनल पार्टी जो होती है इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इनको कुछ 6% इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन जो थे उनमें इनको वोट चाहिए था, 12% के आसपास कुछ ऐसा था, तो इन्होंने कर लिया गुजरात इलेक्शन में, तो हो गया। तो आप ये देख लीजिए, पॉइंट जरूर ध्यान रखने लायक है। इसके साथ में नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, क्योंकि अब नोट आ गया तो लोग या तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, वोट ही नहीं दे रहे, ठीक है, या फिर नोटा यूज़ कर रहे हैं। तो जो लोग लोगों को पसंद कर ही नहीं रहे इलेक्शन में जो खड़े हुए लोग हैं, तो वो भी एक डिस्प्यूट बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ देखने को बनती है। और एक चीज़ मैं आपको एक थोड़ा सा गाइड कर दूं, गाइड तो क्या आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, तो मैं आपको बस बता दूं कि आप इलेक्शन का जो सिस्टम है, ठीक है, इलेक्शन का जो सिस्टम है इसको इंडिया के इलेक्शन का जो सिस्टम है इसको कंपेयर करना इजराइल वाले से। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज होंगी, अच्छी अच्छी इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड, आप यहाँ से ये टॉपिक कर सकते हैं, आपको ये हो गया होगा। और एमसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार कर लें, आरपीए यहाँ पे कर लें, आरपीए को यहाँ पे मैंने ये इतना डिस्कस कर ही दिया। और क्या क्या सजेशन है जरूर कर लें। आरपीए 1950 और 51 को बिल्कुल नहीं भूलें, इनको अच्छे से रट्टा मार लें, बिल्कुल रट लें। ठीक है, कहीं ना कहीं काम आएगा ही, और 2 क्वेश्चन तो आप पॉलिटी के अच्छे से इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए मैं भी इसको अभी यहीं ख़त्म करूँगा। और 131 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स के, टेस्ट सीरीज़ लगाइए। क्वेश्चंस तो मैंने अभी डिस्कस करना आपसे स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट जब कर दूंगा तो मैं टॉपिक बेस्ड, जैसे आज टॉपिक हमने इलेक्शन कमीशन किया तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि पार्टीज़ का नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन है और स्टेट लेवल पे है, उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, आप एक बार तैयार कर ले, क्योंकि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता और आपको वो टॉपिक क्लियर भी हो जाता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, लोग पसंद नहीं करते उसको। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और दूसरा आपका कि कौन कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए, कौन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके बार प्रीलिम्स में बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज कोचिंग वगैरह की आप लगा रहे हैं तो सिर्फ इस बहाने से लगाएं कि आपको एक प्रोफिशिएंसी आ जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, बाकी काफ़ी कोचिंग्स के जो क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी बेहुदे क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने तो कभी नहीं दिखाते हुए। आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं यूपीएससी के उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, वो शानदार आपको रिजल्ट देंगे। इसके अलावा कोचिंग्स के नहीं देते, बस कोचिंग्स में आप ध्यान रखें कि देंगे तो वहाँ पे एक प्रैक्टिस आ जाती है कि हाँ ऐसे हम इतनी स्ट्रेंथ के साथ में अपने जो कह सकते हैं कि आपकी पॉइंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आप वहाँ से पता चला लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूपीएससी के उनको ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया बहुत अच्छा मिलेगा और अपने प्रिपरेशन अच्छी चलेगी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और चलती रहिए, प्रिपरेशन करती रहिए। 130 डेज बचे हैं, 131 हो गया, 130 बचा अगले दिन, कल तो 30 रह जाएगा। तो करती रहिए प्रिपरेशन, आगे अगला टॉपिक हम इसी पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। और बाकी धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे कल।